नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की लगातार साइंस की जो सीरीज है धुआंधार बम पर चल रही है। तो आज उसी कड़ी में जो हमारा जीव विज्ञान का सेगमेंट था, जीव विज्ञान का आज का जो हमारा ये वीडियो नंबर होने वाला है, वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले का एक वीडियो आपका आ चुका है जिसमें मैंने कवर किया था 1 से लेकर के 26 तक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछला वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सवाल करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज, जो कि है हमारी सिर्फ अभ्यास नो बकवास। तो वीडियो नंबर है 2 और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कल का भी टॉपिक यही था और आज का भी टॉपिक यही होगा, जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान में कल हम लोगों ने पढ़े थे 1 से लेकर के 25 तक के सवाल, 1 से लेकर के 25 तक के सवाल कल के वीडियो में पढ़े थे और आज उसके आगे के जो सवाल हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। पार्ट नंबर है 2। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सवालों को। तो देखो भाई, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल है, इसमें आपको बताना है कि मछली के हृदय की क्या विशेषता होती है। जो मछली होती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है ना, तो जो मछली होती है, मछली के हृदय की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें केवल शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होता है, इसमें अशुद्ध ही रक्त होता है, इसमें रक्त होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, मछली के हृदय की जो विशेषता होती है, इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त इसमें होता है मछली के हृदय में। ठीक है, जो मछली है, मछली किस वर्ग का प्राणी है, यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मछली है भाई आपका कार्डेटा संघ की। किस संघ की प्राणी है? मछली आपका कार्डेटा संघ की प्राणी है। चलिए अगला सवाल करते हैं और यहाँ पर आपको बताना है फुट एवं माउथ रोग निम्न में से किसमें पाया जाता है। फुट एवं माउथ रोग जो है निम्न में से किसमें पाया जाता है? मवेशी तथा भेड़ों में, मवेशी तथा सूअर में, भेड़ तथा बकरियों में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आपको दे रखा है फुट एवं माउथ रोग, तो बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि जरा सा भी लाइन का हेर फेर हुआ क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाना है। तो दे रखा है फुट एवं माउथ रोग होता है किसमें होता है। ऑप्शन दे रखे हैं मवेशी एवं भेड़, मवेशी एवं सूअर, भेड़ और बकरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए। यह होता है आपका मवेशी और सूअर में। किसमें होता है? मवेशी और सूअर में ये आपका रोग होता है, फुट एवं माउथ रोग। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से प्राणी आ जाते हैं? गाय, भैंस, बकरी, सूअर। इसको आप लोग गांव की भाषा में या रूरल में जो बोला जाता है, बोलते हैं जानवरों को एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मुंह पका रोग। क्या होता है? मुंह पका रोग। तो ये वही रोग है, मुंह पका रोग। और ये जो मुंह पका रोग है ये भेड़ को नहीं होता है, भेड़ को नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर मवेशी और सूअर जो है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है, जिसमें आपको बताना है भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक, पर्णपीतक का मतलब क्या हो गया? कैरोटीन का कारण क्या है? कैरोटीन के कारण क्या बनता है? जो गाय होती है, गाय के दूध में जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो बहुत आसान सवाल है। कैरोटीन के कारण जो होता है, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वह होता है मेरे प्यारे दोस्त कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाय के दूध का जो रंग होता है वह पीला होता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपको दे रखा है, स्तनधारियों में पाई जाने वाली लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या है। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो लसिका गांठें पाई जाती हैं उनका कार्य क्या होता है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से: लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, रक्त दाब का निर्माण करना, या फिर रक्त का परासरण का नियमन करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के लिए। यानी कि जो ये लसिका गांठें होती हैं यह क्या करती हैं? ये WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती हैं आपकी लसिका गांठें। चीजें स्पष्ट है? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिसमें आपको बताना है सांप की विष ग्रंथि किसके समान होती है ना। सांप की जो विष ग्रंथि होती है वो किसके समान होती है? मछलियों के विद्युत अंग के समान, है ना। आपने नाम सुना होगा स्टार फिश का, तो उनमें मछली जो होती है उनमें विद्युत अंग भी पाए जाते हैं। रे मछली के दंश के समान, स्तनियों की वसा ग्रंथियों के समान, या फिर कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान। जो सांप में विष ग्रंथि पाई जाती है जिसको आप कहते हो ये जहर वाले दांत हैं, है ना। तो अभी जहर वाले दांत, वैसे ये शब्द कहना ही गलत होगा, जहर वाले दांत मतलब विष ग्रंथि जो होती है वो किसके समान होती है? तो जो सांप होता है, सांप में जो विष ग्रंथि होती है वह होती है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। किसके समान? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। तो यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमेशा की तरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पर सूची दे रखी है और दोनों को मिलाना है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो फटाफट से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको ये प्राणी दे रखे हैं और यहाँ पर भी आपको प्राणी दे रखे हैं। अब देखो भाई, पंखहीन कीट इनमें से कौन सा होगा? कीवी होगा, रजत मिनाभ होगा, कुर्म होगा, सांप होगा या फिर मत्स्य होगा? तो भाई पंखहीन कीट जो होगा वह होगा आपका रजत मिनाभ। कौन होगा? रजत मिनाभ। कहाँ गया पेन गायब हो जाता है बार बार। रजत मिनाभ, यानी कि इसके लिए जो सही उत्तर फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। अब इसके बाद उड़ान रहित पक्षी, क्या दे रखा है? उड़ान रहित पक्षी, यानी कि इस टेबल में हमें देखना है कौन सा उड़ान रहित पक्षी है। तो देखो भाई, उड़ान रहित पक्षी है आपका कीवी, यानी कि सेकंड के लिए हो जाएगा आपका थर्ड। इसके बाद क्या दे रखा है? अपाद सरीसृप। आंख मीच के बता दोगे भाई कि सांप, यानी कि नागिन आपकी, है ना, ये क्या हो गई? अपाद रहित सरीसृप। इसके बाद क्या दे रखा है? फुसफुसहीन प्राणी। तो फुसफुसहीन प्राणी में आपका कौन आ जाएगा? मत्स्य वर्ग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, 5। अब देखो ये कूट कहाँ पे बन रहा है? 2 3 4 5 का। 2 3 4 5 का कूट किसमें बन रहा है? ये तो किसी में नहीं बन रहा है। 2 3 4 5 का नहीं, यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी में आपका ये कुर्म न होकर के यहाँ पे कीवी होगा, क्योंकि कीवी जो होता है ये उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 2 1 4 5 का। तो 2 1 4 5 का आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जो ऊँट होता है रेगिस्तान का जहाज होता है, यह अपने जो कुबड़ का प्रयोग करता है किसके लिए करता है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। जल के संग्रहण के लिए, वसा के संग्रहण के लिए, मरुस्थल की बालू में चलते समय शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखने के लिए, या फिर ताप नियमन के लिए। तो भाई इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा, जो ऊंट होता है अपने कुबड़ का उपयोग करता है वसा संग्रहण के लिए। काहे के लिए करता है? वसा संग्रहण के लिए। यह क्या करता है कि वसा इतनी संग्रहित कर लेता है कि इसके शरीर में कई दिनों तक ऊर्जा बनी रहती है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, स्तनियों के सींग, खुर, नाखून और पंजे उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो तुम्हारे, यानी कि मनुष्य में जो खुर होते हैं, खुर का मतलब नाखून यार, जानवरों में जो खुर होते हैं, सींग होते हैं, पंजे होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? त्वचा की पेशियों से, त्वचा की अधिचर्म से, त्वचा की स्ट्रेस्ट्रम कार्नियम से, या फिर वसीय नलिकाओं से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह उत्पन्न होते हैं आपकी त्वचा की स्ट्रेटम कार्नियम से। किससे? त्वचा की स्ट्रेटम कार्नियम से। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यह जिसमें आपको बताना है डायनासोर थे। ठीक है, जो डायनासोर थे यह आपके किस प्रकार के प्राणी थे? सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या फिर मिसोजोइक सरीसृप। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो डायनासोर थे आपके, यह थे आपके मिसोजोइक सरीसृप। क्या थे भाई? मिसोजोइक सरीसृप थे आपके डायनासोर। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। जीवों में निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं होती? जो आपके जीव होते हैं, जीव में कौन सी योग्यता नहीं होती है? चालन की, श्वसन की, जलन की या फिर क्रिस्टलन की? तो सीधा सा उत्तर है, जीवों में आपकी क्रिस्टलन की योग्यता नहीं होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, ये सारे सवाल आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस लिहाज से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और चाहिए आपको यह कि वीडियो आप पूरा देखिए, इसके बाद आप बताइए यहाँ पे कि आप इतने सवालों में से कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एम्फीबिया क्या है। ठीक है, क्या पूछा है? एम्फीबिया जो है, एम्फीबिया निम्न में से क्या है? कोई सवाल छूट रहा है क्या? कुछ नहीं छूट रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है एम्फीबिया क्या है। जल में पाए जाने वाले जीव, जल और थल दोनों पर पाए जाने वाले जीव, जल में पाया जाने वाला एक मादा प्राणी, जल की एक प्रकार की मछली। तो देखो भाई, जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया जल और थल दोनों में पाए जाने वाले जीव हैं। जल और थल की अगर हम बात करें तो कौन सा जीव आपको याद आता है? मेढक। ठीक है, मेढक के बाद कछुआ, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? एम्फीबियन हैं। और एम्फीबियन जो होते हैं यह आपके जल और थल दोनों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्फीबिया से जल और थल दोनों में निवास करने वाले जीव। अगला सवाल है, मच्छर में लाल खून शरीर सीरम का उभर के आना किस प्रपोषण के कारण होता है? पौधे के कारण, तिलचट्टे के कारण या फिर स्तनधारी के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई, इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए, यानी कि स्तनधारी। मच्छर का लाल खून का उभर के आना
स्तनधारी परपोषण के कारण होता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 39 नंबर सवाल है, मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकते जबकि गाय पचा सकती है। सवाल को ध्यान से समझो। ये कह रहा है अगर तुमको घास खिला दी जाए, गायों का चारा खिला दिया जाए तो तुम इसे नहीं पचा पाओगे, लेकिन वहीं पे तुम्हारी भैंसिया और तुम्हारी गाय जो है वो बड़े प्यार से पचा लेगी। इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को मैंने पिछले वीडियो में 2 बार इसी टाइप के सवाल कराए थे। इसका जो कारण है यह, उसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ऐसा क्यों होता है कि वहीं पे जो आपके जानवर है, गाय भैंस बकरी है, वह घास को पचा लेती हैं लेकिन मनुष्य नहीं पचा पाता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में 2 बार इस प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व कराया था। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अंधेरे में चमगादड़ के उड़ने में समर्थ है। अंधेरे में जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ लेता है, कारण क्या है? सीधा सा उत्तर है अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण। ठीक है, देखा होगा आपने पुरानी पिक्चरें, वो हवेली वाली पिक्चरें, तो उसमें चमगादड़ की जो चीख आती है ना, तो वो काहे के कारण आती है भाई? अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण, और अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण ही चमगादड़ अपने रास्ते को पहचान लेता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत ही प्यारा और शानदार सवाल है, ऊतक इनमें से किससे बना होता है? बहुत ही आसान सवाल है कि ऊतक इनमें से किससे बना होता है? आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक पेशियां, या आपस में जोड़ दिए गए अनेक अंग, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं। तो एक सवाल यहाँ पे और बनता है, ऊतक बनते कैसे हैं? तो ऊतक आपके कई सारी कोशिकाओं के मिलने से आपका क्या बन जाता है? कई सारी जब कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक आपका बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कोशिका, ठीक है, कई सारी आपकी कोशिका मिल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कई सारी जो आपकी कोशिकाएं हैं, ठीक है, कई सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो ये आपका क्या बना देंगी? ये आपका ऊतक बना देते हैं। अब जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं आपके ऊतक तंत्र। क्या बना देते हैं? ऊतक तंत्र। और ये ऊतक तंत्र मिल करके बनाते हैं आपके छोटे छोटे अंग। क्या बनाते हैं? छोटे छोटे अंग। ठीक है, चीजें यहाँ तक स्पष्ट। तो यहाँ पे एक सवाल और बन जाता है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो भाई ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। या ऊतक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप बड़े प्यार से बता दोगे कि ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोशिका से भी एक सवाल बन जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो भाई बड़े प्यार से आप बता दोगे कि भाई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक दद्दा ने की थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक बुढ़ऊ जो थे, यह आपकी कोशिका की खोज कर गए थे। समझ गए चीजें? यहाँ तक स्पष्ट है। अब यहाँ पे आपसे यह भी पूछ लेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को आप बड़े प्यार से बता दोगे साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी जो है यह कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं, और हिस्टोलॉजी जो है यह ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हैं। एक सवाल यहाँ पे एक और उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य की या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। कई बार यह भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है आपकी न्यूरॉन। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए अपने सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। एक मिनट, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर थे। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, पौधों का रस चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट निम्न में से कौन सा है? वह कौन सा सबसे छोटा कीट है जो पौधों का रस चूस लेता है? आपने देखा होगा जहाँ पे सरसों, लाही वगैरह की खेती होती है तो वहाँ पे मधुमक्खी पालन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वह लाही की फसल को नुकसान पहुंचाती है, या उसके जो फूल होते हैं उसके रस का चूषण करती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा वह जीव है, छोटा जीव है जो कि पौधों के रस का चूषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सही उत्तर वो हो जाएगा एफिडा। क्या हो जाएगा? एफिडा। एफिडा। भाई टिड्डा जो होता है ये पत्ते का क्षरण करता है, भौरा जो होता है हो नहीं सकता, बर्रैया जो है पौधों के पास जाती नहीं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है तो वह लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त होता है, कारण क्या है? तो ये नमक का काम क्या होता है? नमक नमी को सोख लेता है ना, तो भाई नमक मांस की नमी को सोच लेते, मतलब एक प्रकार से संग्रहित कर लेते हैं या फिर शोषित कर लेते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे आपका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
अस्वस्थ के लिए, यानी कि जो नमक होता है वह मांस की नमी को शोषित कर लेता है। चीजें स्पष्ट हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती। मान लो कीट है, कीट की पहचान आप कैसे करोगे? तो सीधा सा उत्तर है भाई कीट। कीट का मतलब उसके पास 3 जोड़ी टांगे होंगी। क्या होंगी? 3 जोड़ी टांगे होंगी, यानी कि वह आपका कीट कहलाएगा। चीजें स्पष्ट हैं। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रकृति को कहते हैं। ठीक है, जब जैसे सर्दियाँ होती है, सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जो होते हैं सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं हाइबरनेशन क्रिया। हाइबरनेशन क्रिया, जैसे सर्प होता है और भी जो जीव होते हैं तो वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कीमती प्रवाल किस संघ से संबंधित है। कीमती प्रवाल जो है यह आपका किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जो प्रवाल है यह आपका सीलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। किस संघ से संबंधित है? सीलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। तो एक सवाल यहाँ पे और उपज जाता है कि जो प्रवाल है यह किस प्रकार का जीव है? जल में रहने वाला, थल में रहने वाला या फिर वायु में रहने वाला, किस प्रकार का जीव है? उत्तर पता है तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दो। चलिए लास्ट सवाल करते हैं। विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर जंतुओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, पेरीफेरा, इनिलिडा, और इसके बाद सेकंड आपको दे रखा है प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इनिलिडा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। किसके लिए जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज के इस पार्ट में हम लोगों ने देखा 27 से लेकर 49 तक के सवालों को। 49 से आगे के सवालों को हम लोग कल के वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को इसका PDF चाहिए, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।